क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर ये तीसरा है, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के। तो इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को जो दिया गया है 7 है प्रश्नों की कुल संख्या, तो इसको हम लोग हल करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आइए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। जनसंघर्ष से भी लोकतंत्र मजबूत होता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने पक्ष में उत्तर दें। तो इस प्रश्न का मतलब समझेंगे। यहाँ पे है जनसंघर्ष से भी लोकतंत्र मजबूत होता है। तो सरकार द्वारा जो कुछ फैसले लिए जाते हैं, तो कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो जनता के हित के लिए होते हैं, जनता की भलाई के लिए, तो उनके अनुकूल होते हैं। लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो किसी विशेष समुदाय के प्रति हो गया, ठीक है, जैसे आरक्षण से संबंधित हो गया, उनके कुछ व्यक्तिगत जातिगत संबंधित फैसले हो गए, या कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो जनता को पसंद नहीं आते। जैसे कुछ समय पहले अभी क्या हुआ था, अग्निवीर का जो योजना आई थी, जनता उसमें क्या हो गया था, जनसंघर्ष हो गया था, ठीक है, तो ये सामूहिक हो गया था। तो इसी तरीके से कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो जनता को पसंद नहीं आते हैं, तो वो जनसंघर्ष किया जाता है और उसमें सरकार से सुधार करने के लिए मांग की जाती है कि उसमें बदलाव हो सके और समाज को उचित विकास हो सके, ठीक है, इसलिए जनसंघर्ष किया जाता है। यानी फैसले से जो कमियां होती है, जो खामियां होती है, वो सरकार को बताने के लिए। तो जनसंघर्ष से लोकतंत्र मजबूत होता है, ये बात सही है, ठीक है, हम सहमत हैं इससे। तो आइए इसका आंसर हम लोग करते हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना है, हाँ मैं इस कथन से सहमत हूँ कि जनसंघर्ष से भी लोकतंत्र मजबूत होता है। विश्व में लोकतंत्र का विकास प्रतिस्पर्धा और जनसंघर्ष के कारण ही हुआ है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने एवं उसे और सुदृढ़ यानी मजबूत करने के लिए जनसंघर्ष की अहम भूमिका होती है। लोकतंत्र जनसंघर्ष के द्वारा विकसित होता है, ठीक है, और लोकतंत्र में फैसले जो आम सहमति से लिए जाते हैं। यदि सरकार फैसले में जनसाधारण विचारों की अनदेखी करती है, यानी ऐसे फैसले लेती है जो जनता के हित में ना हो, तो ऐसे फैसलों के खिलाफ जनसंघर्ष होता है, ठीक है, लोगों में क्या होता है, जनसंघर्ष होता है, यानी उस फैसले का विरोध होता है और सरकार पर दबाव बनाकर आम सहमति से फैसले लेने के लिए मजबूर किया जाता है, ठीक है, जो जनसंघर्ष के द्वारा ही होता है। इससे विकास में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं और लोकतंत्र मजबूत होता है। तो आप समझ गए कि जनसंघर्ष से लोकतंत्र मजबूत होता है। तो यही आपको आंसर करना है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, किस आधार पर आप कह सकते हैं कि बिहार में शुरू हुआ छात्र आंदोलन का जो स्वरूप है वो राष्ट्रीय हो गया? तो ये छात्र आंदोलन बिहार से शुरू हुआ था और कैसे उग्र होकर वो राष्ट्रीय रूप ले लिया, ये बताना है कौन से आधार पे। तो इसका आंसर थोड़ा सा लंबा है, बिहार का छात्र आंदोलन। तो आइए करते हैं। तो यहाँ से आपको करना है, मार्च 1974 में प्रदेश में यानी बिहार में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार एवं खाद्यान्न की कमी और कीमतों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि यानी काफ़ी वृद्धि के चलते बिहार के छात्रों ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया, ठीक है। बिहार के छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई यानी नेता कौन थे, जयप्रकाश नारायण को आमंत्रित किया और जयप्रकाश नारायण ने छात्रों का निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा, जो बिहार तक अपने को सीमित नहीं रखेगा, ठीक है, ये शर्त हुआ। ये जो आंदोलन होगा वो अहिंसक होगा, यानी इसमें मारकाट नहीं होंगे, ठीक, हत्या ये सब नहीं होगा और बिहार तक अपने को सीमित नहीं रहेगा, यानी ये आंदोलन को हमें राष्ट्रीय स्तर पर यहीं पहुंचाना है, ये उनका उद्देश्य था, ये शुरू से ही, ठीक है। यहाँ तक लिखना है, पहले यहाँ से यहाँ तक लिखना है और उसके बाद यहाँ से कर देना है, यहाँ से कर फिर लिखना है, जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य भारत में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना था। तो बिहार में शुरू से ही जो आंदोलन हुए थे, छात्र आंदोलन, उनका उद्देश्य ही था कि राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ से करना है, इंदिरा गांधी ने इस आंदोलन को अपने विरुद्ध षड्यंत्र मानते हुए 25 जून 1975 में आपातकाल की घोषणा करते हुए जयप्रकाश नारायण सहित प्राय सभी जो राजनीतिक दल के नेता थे जेल में डाल दिया गया इंदिरा गांधी द्वारा। और 1977 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी की हार हुई, यानी कांग्रेस की हार हुई और जनता पार्टी की जीत हुई।
अतः उपयुक्त कथनों से स्पष्ट है कि इस आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय हो गया था। ठीक है, तो यही आपको आंसर करना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित वक्तव्यों को पढ़ें और अपने पक्ष में उत्तर देना है। तो यहाँ पे 4 वक्तव्य हैं, तो इसको पढ़कर क्या करना है, अपने पक्ष में उत्तर देना है, यानी आपकी क्या राय है वो हमें बताना है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो पहला वक्तव्य देखते हैं, क्षेत्रीय भावना लोकतंत्र को मजबूत करती है। तो इसका क्या मतलब है, तो इस भारत जैसे बड़े देश में अलग जाति, धर्म, समुदाय और विभिन्न प्रथाओं को मानने वाले लोग रहते हैं। तो उनसे संबंधित जब उनको कुछ परेशानियां होती है, भाषा संबंधित, जाति और धर्म से संबंधित, वो भावना कहलाती है क्षेत्रीय भावना। ठीक है, यानी उनकी खुद की जो इससे संबंधित परेशानियां होती हैं तो वो आवाज़ उठाते हैं लोकतंत्र में। तो ये मजबूत बनाती है। जब उनको परेशानियां होंगी तो लोकतंत्र में आवाज़ उठाएंगे, तो लोकतंत्र में उनको क्या किया जाएगा, उनकी आवाज़ को सुना जाएगा। ठीक, तो इससे क्या होगा, और इसमें उनकी समस्याएं दूर होंगी और उस लोकतंत्र में मजबूती आएगी। तो इसका आंसर करना है ऐसे, लोकतांत्रिक देशों में क्षेत्रीय विभिन्नता होने से समस्याएं भी अलग अलग होती हैं। सही बात है, भारतीय लोकतांत्रिक देश में क्षेत्रीय विभिन्नता है, अलग अलग भाषाएं हैं, धर्म, जाति के समुदाय के लोग अलग अलग रहते हैं, तो समस्याएं भी अलग अलग होती हैं। ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय भावना का जन्म होना गैर लोकतांत्रिक नहीं है, यानी वो लोकतांत्रिक है। ठीक है, क्षेत्रीय समस्याएं भी लोकतंत्र की ही समस्या है। भारत में क्षेत्रीय भावना से ही कई जो अलग राज्य बने, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, तो ये क्षेत्रीय भावना के कारण ही बने हैं, जिनका आज विकास हो रहा है। अगर एक में ही मिक्स हो जाते हैं तो वो उनका विकास नहीं होता। तो क्षेत्रीय भावना के चलते, यानी भाषा के आधार पे चलते उनका बंटवारा हुआ, तो उनका अलग से, ठीक है, विकास हुआ है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं क्षेत्रीय भावना लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। खामी क्या है, दबाव समूह स्वार्थी लोग तत्वों का समूह है, इसलिए इसे समाप्त कर देना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। वस्तुतः दबाव समूह उन लोगों का समूह होता है जो राजनीतिक दल से संबंध ना रखते हुए बल्कि अपने विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सत्ता पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, यानी वो गैर राजनीतिक दल के होते हैं, उनसे कोई राजनीतिक दल का लेना देना नहीं होता है। इनके हित सार्वजनिक न होकर व्यक्तिगत होते हैं, अतः स्वार्थी तत्वों को समाप्त किया जाना चाहिए। तो लोकतंत्र में कुछ ऐसे स्वार्थी तत्व पाए जाते हैं, यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका व्यक्तिगत लाभ के लिए वो सरकार पे दबाव डालते हैं, जो सही नहीं है, उनका व्यक्तिगत लाभ होता है उसमें। ठीक है, और इन्हें क्या करना चाहिए, उनका सार्वजनिक ना होकर व्यक्तिगत होता है, तो इन्हें स्वार्थी तत्व कहा जाता है, तो इन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए ग नंबर क्या है, जन संघर्ष लोकतंत्र का विरोधी है। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। लोकतंत्र यानी जन संघर्ष से लोकतंत्र मजबूत होता है, लेकिन कुछ स्थितियों में ये क्या होता है, ये विरोधी भी होता है। तो आपको ऐसे लिखना है, अहिंसात्मक और सार्वजनिक कल्याण के लिए जन संघर्ष वो लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, परंतु विकासात्मक कार्यों में बाधा डालने वाला, आर्थिक संसाधन को नुकसान पहुंचाने वाला और हिंसात्मक जन संघर्ष लोकतंत्र का कब्र खोदता है। अतः निश्चित ही ऐसा जन संघर्ष लोकतंत्र का विरोधी है। ये बात आपको समझ में आ गई, दोनों पहलू इसमें शामिल हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए घ नंबर, भारत में लोकतंत्र के लिए हुए आंदोलन में महिलाओं की भूमिका नगण्य है, यानी न के बराबर है। तो इसका हमें अपने पक्ष देना है। तो भारतीय महिलाओं में प्रायः लोक लाज, अशिक्षा, राजनीतिक अरुचि आज भी देखने को मिलती है। प्रायः यह अपना क्रियाकलाप घरेलू कार्यों तक सीमित रखने की परंपरा के डोर में बंधी होती है। इसी कारण लोकतंत्र के लिए आंदोलन में महिलाओं की भूमिका क्या है, नगण्य यानी ना के बराबर है। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। तो इसका क्या मतलब है, तो राजनीतिक दल ही हैं जो लोकतंत्र को क्या बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, जनता को भलाई प्रदान करते हैं। कैसे, देखिए दो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, दो राजनीतिक पार्टियां हैं, जब चुनाव आता है तो वो दोनों पार्टियां जनता को क्या करती हैं, लुभाती हैं। वो कहती है कि पहला जो पार्टियां हैं वो कहती है कि आप मुझे
वोट दीजिए, मैं आपको बिजली, पानी, सड़कें सब कुछ बेहतर कर दूंगा, विकास कर दूंगा, और दूसरी भी करती हैं। तो दोनों में क्या होता है, प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता होता है, जिसका सीधा लाभ मिलता है जनता को। यानी लोकतंत्र में जनता को सीधा लाभ मिलता है उनके प्रतियोगिता को, क्योंकि जब तक वो विकास नहीं करेंगे तो फिर चुनाव लड़ेंगे तो वो जनता के पास कैसे जाएंगे। तो इसी के कारण दोनों की प्रतियोगिता से लोकतंत्र को विकास होता है। ठीक है, तो आइए इसका आंसर करते हैं। तो हमें इसका आंसर इस तरीके से लिखना है, लोकतंत्र में राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण और लोकतंत्र का आधार स्तंभ यानी पिलर, जो आधार स्तंभ कहा जाता है, ठीक है, जो मजबूती प्रदान करता है। क्योंकि राजनीतिक दल के प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता से लोकतंत्र मजबूत होता है, अर्थात जनता का विकास और उनकी बुनियादी सेवाएं प्राप्त होती हैं, वो राजनीतिक दल से ही प्राप्त होती हैं। राजनीतिक दल अपने कल्याणकारी कार्यक्रम एवं नीतियों से जनता को लाभान्वित करती है, अतः लोकतंत्र में राजनीतिक दल को प्राण कहते हैं, यानी अर्थात लोकतंत्र का प्राण उसे कहा जाता है। ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद देखिए 5वां प्रश्न, राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास में किस प्रकार योगदान करते हैं। तो ये रहा राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय विकास में योगदान। तो यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किए हैं वहीं आपको आंसर लिखना है, यहाँ से प्रारंभ करना है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। किसी भी देश के विकास वहाँ के राजनीतिक दलों की स्थिति पर निर्भर करता है। जिस देश में राजनीतिक दलों के विचार, सिद्धांत एवं दृष्टिकोण ज़्यादा व्यापक होंगे, उस देश का राजनीतिक विकास उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी देश के राष्ट्रीय विकास में राजनीतिक दलों की मुख्य भूमिका होती है। दरअसल राष्ट्रीय विकास के लिए जनता को जागरूक समाज एवं राज्य में एकता और राजनीतिक स्थापित होना आवश्यक है। इन्हीं सभी कार्यों में राजनीतिक दल ही मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो अब यहाँ से प्रारंभ करना है, राजनीतिक दल ही नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित करते हैं। ये पहला कार्य हो गया, ठीक है, प्रेरित करते हैं। इसके बाद दूसरा यहाँ से लिखना है, राजनीतिक दल एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में कार्य करता है। राजनीतिक दल में विभिन्न जातियों, धर्मों, वर्ग एवं लिंग के सदस्य होते हैं। ये सभी अपने अपने जाति, धर्म, वर्ग एवं लिंग का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। ये प्रतिनिधि जो किसी तरह के विवाद उत्पन्न होने पर तुरंत समाधान कर लेते हैं, ठीक है, जिनसे राज्य में एकता कायम रहती है। ये हो गया दूसरा। इसके बाद आपको यहाँ से लिखना है, राष्ट्रीय विकास के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की नीतियाँ और कार्यक्रम तैयार करते हैं कौन, राजनीतिक दल। तो पहले आपको लिखना है राजनीतिक दल यहाँ से, ठीक है। इसके बाद यहाँ से चौथा हो जाएगा, राजनीतिक दल सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सहयोग से विधानमंडल के ऐसी नीतियाँ एवं कार्यक्रम पास कराने में सहयोग करते हैं, ठीक, सहयोग प्राप्त करने में सहयोग करते हैं। इन्हीं सब बातों के आधार पर हम कह समझ सकते हैं कि राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद देखिए 6 नंबर प्रश्न, राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए राजनीतिक दलों के कार्य, तो इसे लोकतंत्र का प्राण भी कहा जाता है। तो राजनीतिक दलों के कार्य टोटल 8 दिए गए हैं, तो आपको यहीं से लिखना है। पहले कौन सा है, नीति एवं कार्यक्रम का तय करना, ये राजनीतिक दल का ही कार्य है। दूसरा है शासन का संचालन करना, तीसरा है चुनाव का संचालन, और चौथा है लोकमत का निर्माण करना। ये 5वां हो गया, 6 हो गया, 7 और 8। तो कोई भी आप कम से कम 5 लिख लीजिए, आप चाहे तो सभी लिख सकते हैं, और इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा लिख लेना है। जैसे ये देखिए दलीय कार्य, तो राजनीतिक दल के दलीय कार्य में क्या है, प्रत्येक राजनीतिक दल कुछ दलीय संबंधी कार्य भी करते हैं, जैसे अधिक से अधिक मतदाताओं को अपने दल में सदस्य बनाना, अपनी नीतियाँ एवं कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना, दल के लिए चंदा इकट्ठा करना। और एक गैर राजनीतिक कार्य भी है जो राजनीति से संबंधित नहीं है। कौन सा कार्य है, बाढ़, सुखाड़, भूकंप आदि के दौरान राहत सामग्री वितरण करना, ये भी राजनीतिक दल का ही कार्य है। तो इसी तरीके से आपको लिख लेना है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस सेशन का आखिरी सवाल है 7। इसके बाद देखिए इस सेशन का आखिरी सवाल 7वां, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर राजनीतिक दलों की मान्यता कौन प्रदान करते हैं और इनके मापदंड क्या हैं। तो एक दल होता है राज्य स्तर का और एक दल होता है राष्ट्रीय स्तर का। इन दोनों की मान्यता जो है वो निर्वाचन आयोग करते हैं, ठीक है। और इनकी क्या मापदंड होनी चाहिए, यानी क्या शर्त होनी चाहिए ताकि वो राष्ट्रीय स्तर पर घोषित करें और राज्य स्तर पर घोषित करें।
वो मापदंड, वो शर्त ये हमें बताना है। आइए इसका आंसर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों को दो प्रकार को बांटा गया है, दो प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, एक राजनीतिक दल ऐसा है जिनका पूरे देश में अस्तित्व रहता है, वो कहलाता है राष्ट्रीय स्तर का। और एक ऐसा राजनीतिक दल जिनके कार्यक्रम, नीतियाँ, विचारधारा किसी राज्य क्षेत्र तक विशेष सीमित होते हैं, वो कहलाते हैं राज्य स्तरीय के दल। की मान्यता कौन देता है, तो यहाँ से करना है। तो आपको आंसर लिखना है राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल और राज्य स्तरीय के राजनीतिक दल, इनका निर्धारण करता है निर्वाचन आयोग। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखेंगे मापदंड क्या है, कैसे बताया जाए कि ये राष्ट्रीय स्तर का है और ये राज्य स्तर का है। तो राष्ट्रीय स्तर का जो राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त करने की जो शर्तें हैं, राजनीतिक दलों को लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 या अधिक राज्यों द्वारा कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करने के साथ किसी राज्य या राज्य की लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजयी होना आवश्यक है, या लोकसभा में कम से कम 4 सीटों पर विजयी होना आवश्यक है, ये तो हो गया। या लोकसभा में कम से कम 2 सीटें अर्थात 11 सीटें जीतना आवश्यक है, जो कम से कम 3 राज्यों से होनी चाहिए। और इसी तरीके से राज्य स्तर की राजनीतिक दल की मान्यताएं देखिए प्राप्त करने के लिए, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में डाले गए वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त करने के साथ ही साथ राज्य विधानसभा में कम से कम 3% सीटें या 3 सीटें जीतना आवश्यक है, तभी वो राज्य स्तर का राजनीतिक दल मान्यता देगा। कौन? निर्वाचन आयोग। और ये राष्ट्रीय हो गया। तो यही आपको लिखना है आंसर, और इस तरीके से ये सेशन समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।